तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी विधानसभा स्पीकर से राम गोविंद चौधरी की अपील, आजम खान के परिवार को ईद के मौके पर पैरोल पर छोड़ दिया जाए। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफ़ी बड़ी मांग राम गोविंद चौधरी की तरफ से की गई है कि आजम खान के परिवार को ईद के मौके पर सीतापुर जेल से छोड़ दिया जाए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को एक पत्र लिखा है। पत्र में राम गोविंद चौधरी ने सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का जिक्र किया है और पत्र में राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष से एक अपील की है कि तंजीम फातिमा और आजम खान, उनके पूरे परिवार को सीतापुर जेल से ईद के मौके पर छोड़ दिया जाए। आगे पत्र में राम गोविंद चौधरी ने कहा कि आजम खान के परिवार को पैरोल दी जाए जिससे कि वे अपने घर आ सकें और ईद की नमाज पढ़ सकें। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि ईद के मद्देनजर आजम खान की तबीयत खराब भी है, साथ ही आजम खान की पत्नी जो जेल में नहाते समय गिर गई थी उनके फ्रैक्चर भी हो गया है, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए। क्योंकि लगातार आजम खान ने जमानत के लिए अर्जी भेजी थी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने हर बार उसको खारिज कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी मांग की गई है राम गोविंद चौधरी की तरफ से, जो यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो ये काफ़ी बड़ी मांग है। अब देखते हैं कि इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है योगी सरकार की तरफ से या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप, कहा चीन इटली से भी घातक है भारत ये कोरोना वायरस। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री लगातार भारत पर प्रहार कर रहे हैं। अब केपी शर्मा ओली ने भारत पर पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत से आने वाला कोरोना वायरस संक्रमण चीन और इटली से आने वाले संक्रमण से अधिक घातक है। उन्होंने साथ ही देश में कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी के लिए भारत से अवैध तरीके से प्रवेश करने वालों को जिम्मेदार ठहराया है। केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत ने इस वायरस को दुनिया में और नेपाल में फैलाने के लिए भारत से कोरोना संक्रमित मरीजों को नेपाल में बॉर्डर क्रॉस कराकर चुपके भेजा है, जिससे कि नेपाल में भी ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो ये काफी बड़ा आरोप लगाया है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री पर बैन क्यों, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और अन्य को भेजा नोटिस। जी दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा मामला सामने आया है कि मस्जिदों में अब महिलाओं के नमाज पढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और याचिका में कहा गया है कि मस्जिद में भी अब मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। जी दोस्तों आपको बता दें कि मस्जिदों में महिलाओं के जाने की आज़ादी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने के साथ तैयार भी हो गया है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। इस याचिका में कहा गया है कि महिलाओं के प्रवेश पर मस्जिद में पाबंदी असंवैधानिक है और इससे समानता के अधिकार और लैंगिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इसी याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए केंद्र के साथ ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि महिलाओं को क्यों मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है मुस्लिम समाज के जरिए। वहीं आपको बता दें कि ये याचिका पुणे में रहने वाले मुस्लिम व्यक्ति की तरफ से दायर की गई है। इसके तहत कहा गया है कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भारत में भेदभाव नहीं होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी राजनीतिक दल या राज्य के मुख्यमंत्री ने मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा आगे नहीं बढ़ाया है, जबकि इन मस्जिदों को जनता के कर से ही आर्थिक मदद मिलती है। यानी इसका कहना है कि मस्जिदों में महिलाओं को भी नमाज पढ़ने की व्यक्तियों के साथ अनुमति दी जाए, यानी सभी लोग मस्जिदों में ही नमाज अदा करने जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में सभी मुस्लिम देशों में मस्जिदों में सिर्फ व्यक्ति ही नमाज पढ़ते हैं और महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन भारत में इस मुस्लिम दंपति ने, जो पुणे का रहने वाला है, इसने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली है कि भारत में मस्जिदों में महिलाओं को भी नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। देखते हैं कि मोदी सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है कि वास्तव में मोदी सरकार अब महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त देगी या नहीं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली हाई कोर्ट का केजरीवाल को आदेश, ई कूपन धारकों को आज शाम तक राशन दे केजरीवाल सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है केजरीवाल सरकार को कि वो आज यानी गुरुवार शाम तक सभी ई कूपन धारकों को राशन मुहैया कराए। ई कूपन धारकों को राशन न मिलने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये आदेश दिया है। भैया आपको बता दें कि ये याचिका दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था रोजी रोटी अधिकार अभियान की ओर से कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में सरकार पर आरोप लगाया गया था कि जिन लोगों के पास ई कूपन है उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस याचिका पर सुनवाई की और फिर जो है दिल्ली सरकार को आदेश ये दिया है कि शाम तक सभी ई कूपन धारकों को राशन दे केजरीवाल सरकार, नहीं तो फिर की जाएगी कार्रवाई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ानें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जारी की गाइडलाइन, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से एयरलाइंस ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि 25 मई से पूरे भारत में सभी घरेलू उड़ान चालू हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 मई से घरेलू उड़ान पुनः आरंभ करने के खातिर हवाई अड्डों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है, वही लोग जो है इसमें यात्रा कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि यात्रियों के लिए हवाई अड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना अनिवार्य होगा। गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हवाई अड्डा संचालकों को टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले यात्रियों के सामान को संक्रमण मुक्त करने के लिए उचित प्रबंध करने होंगे और उसे सैनिटाइज करना होगा। तो ये काफी बड़ा कदम उठाया है एयरलाइंस ने कि 25 मई से पूरे भारत में घरेलू उड़ान जो है शुरू कर दी जाएंगी पुनः। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का योगी सरकार पर निशाना, कहा हम मदद कर रहे हैं योगी सरकार राजनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वश पॉलिटिक्स में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कूद पड़े हैं। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम मदद कर रहे हैं लेकिन यूपी सरकार राजनीति कर रही है। वाड्रा ने कहा कि पैदल घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को काफी दिक्कत हो रही है, वो खुद बाहर नहीं निकल रहे हैं, अगर बाहर निकले तो समझ में आए कि कितना दर्द मजदूरों को हो रहा है। वहीं वाड्रा ने कहा कि यूपी सरकार बसों का इस्तेमाल करे, इसमें राजनीति मत ढूंढे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ा आरोप लगाया है क्योंकि प्रियंका गांधी के पति जो है रॉबर्ट वाड्रा कभी भी पॉलिटिक्स में कोई भी बयान नहीं देते हैं, लेकिन आज उन्होंने काफी बड़ा बयान दिया है और जो है योगी सरकार पर निशाना साधा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो ईद करीब है, मोदी जी कश्मीर में कैद नेताओं को रिहा कर दीजिए, उनका कोई गुनाह भी नहीं, अमर अब्दुल्ला की अपील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा है तब से वहां के सभी लोकल नेताओं को केंद्र की मोदी सरकार ने नजरबंद कर दिया है और उन्हें जेल में डाल दिया है बिना किसी गुनाह के। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसी को लेकर अब अमर अब्दुल्ला ने अपील की है केंद्र की मोदी सरकार से कि जम्मू कश्मीर में जिन भी नेताओं को नजरबंद किया गया है अनुच्छेद 370 हटने के बाद, अब उनको ईद के मौके पर रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इन नेताओं का कोई भी गुनाह नहीं है और बिना गुनाह बिना जुर्म के मोदी सरकार ने इनको इतने दिनों से जेल में कैद करके रखा है। तो ये काफी बड़ी मांग की है जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमर अब्दुल्ला भी काफी दिनों से जेल में बंद थे, लेकिन उनके पिता और उनको जो है मोदी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में रिहा कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने अन्य अपने सभी कश्मीरी नेताओं के लिए आवाज उठाई है और मोदी सरकार से मांग की है कि ईद के मौके पर उन सभी नेताओं को रिहा कर दे मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, अब रोज चलाएगा रेलवे 400 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, रेल मंत्रालय ने की है घोषणा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए रेल मंत्रालय ने 15 जोड़ी श्रमिक स्पेशल ट्रेन पूरे देश में चलाई थी, लेकिन अब रेल मंत्रालय ने आज घोषणा की है कि आने वाले कुछ ही दिनों में रेलवे रोज 400 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें देश में चलाएगा, जिससे कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक भेजा जाएगा। जी हां
दोस्तों आपको बता दें रेल मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब इनके टिकट की बुकिंग की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी और आम व्यक्ति भी इसमें बैठकर यात्रा कर सकेगा। वहीं सभी प्रवासी मजदूरों को रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह जहां पर हैं वहीं रुके रहें। आने वाले कुछ ही दिनों में रेल मंत्रालय 400 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पूरे देश में चलाएगा, जिससे कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक भेज दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ा ऐलान किया है रेल मंत्रालय ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो खत्म हुई वसीम रिजवी व जुफर फारूकी की चेयरमैनशिप। सरकार ने दोनों वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए CEO। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी दोनों सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का 18 मई को कार्यकाल समाप्त हुआ, जबकि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी का कार्यकाल 31 मार्च को ही समाप्त हो चुका है। दोनों वक्फ बोर्ड में लॉकडाउन के चलते नए बोर्ड का गठन संभव नहीं है, लिहाजा सरकार ने दोनों ही वक्फ बोर्ड में CEO नियुक्त कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से बात करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी चुनाव की प्रक्रिया अभी नहीं की जा सकती, लिहाजा जब तक चुनाव हो नहीं जाते तब तक सरकार CEO पर पूरा कामकाज देखेगी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ा जो है अपडेट आया है कि दोनों ही वक्फ बोर्डों का जो है समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा था और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो। इस